नुकसान से मैं मोहम्मद अशीर। आज दें दोस्तों आपका हमारा अपना नेक्स्ट यूट्यूब चैनल दोस्तों वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर जरूर कर दें। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो में। वाई इटली डिडंट इनवाइट पाकिस्तान एट G7। तो ये अभी गजब बेइज्जती है अभी, क्योंकि इंडिया आई थिंक G7 का मेंबर नहीं है। पाकिस्तान को बुला के उन्होंने करना भी क्या था। चलो दिखाए देखते हैं पहले वीडियो पर इस बात की। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो ले आया हूं चीमा साहब का वीडियो है। तारड़ सेज व्हाई इटली डिडंट इनवाइट पाक एट G7। जी हाँ, ये बड़ा सवाल आजकल पाकिस्तानी एनालिस्ट और ये पूछ रहे हैं कि भाई पाकिस्तान क्यों G7 में इन्वाइटेड नहीं है। अरे भाई, तो पाकिस्तान के कर्म ऐसे होंगे, काम ऐसे होंगे, तब तो उन्हें इन्वाइट किया जाएगा। और पाकिस्तान का काम है भीख मांगने का। भिखमंगों को G7 में कौन इनवाइट करेगा भला, आप बताइए। तो तारड़ साहब इस पर शायद कुछ बातचीत कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। तारड़ साहब, इस वक्त दुनिया का जो सबसे बड़ा इवेंट है वो इटली में हो रहा है, G7। और ये तारड़ साहब जरा इस पे कमेंट करें कि G7 ने हर मुल्क को ग्लोबल साउथ से बुलाया है। एक तो उन्होंने पाकिस्तान को तो मुंह ही नहीं ना लगाया, उन्होंने कीनिया को भी बुलाया। शायद हम उन मुल्कों को कुछ समझते ना हो तारड़ साहब, उन्होंने उनको भी बुला लिया एज ए ऑब्जर्वर। शायद हम चाइना ब्लॉक में चले गए हैं इस वजह से तारड़ साहब। और दूसरा बताएं कि नरेंद्र मोदी को बताया ये जा रहा है, कहा ये जा रहा है कि ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पे वो इनवाइट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये यूरोपियंस एंड अमेरिकन अब अफ्रीका में उस तरह इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, तो इंडिया का जो डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल कैपिटल है उससे फायदा उठाया जाए। और तारड़ साहब, आपके जो लीडर हैं जो बाइडेन साहब, वो उधर कभी इधर जा रहे थे, कभी उधर जा रहे थे। अमेरिका में क्या ऑब्जर्वेशन है, अभी तो 6 महीने पड़े इलेक्शन में, क्या कोई ऐसा अदारा है जिसमें सियासतदानों को चेक किया जाता है कि ये इलेक्शन लड़ने के काबिल है या नहीं? क्योंकि उनके बारे में बड़ी बातें आ रही हैं, आप बड़े क्रिटिकल रहते हैं उनके बारे में, जरा उसके बारे में भी हमें बताएं। और जरा इसको जरा बताएं कि ये G7 कैसे और मल्टीलैटरलिज्म का एक बड़ा प्लेटफॉर्म इमर्ज हुआ है, कैसे देखते हैं सर इसको? अब इस पर साजिद तारड़ साहब क्या कह रहे हैं उसके पहले मैं एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। ये तस्वीर है G7 में मोदी जी कहां खड़े हैं। आप इस तस्वीर को देखेंगे तो इसमें पोप आगे खड़े हैं, जो वेटिकन सिटी में रहते हैं, वो आए हैं G7 में। और जो पीएम मोदी हैं वो बिल्कुल सेंटर में खड़े हैं। आप इस बात को समझिए, बहुत बड़ा संदेश है ये बहुत बड़ा मैसेज है दुनिया को। पीएम मोदी सेंटर में खड़े हैं, यानी कि भारत जो है वो दुनिया का सेंटर है। और अगला पूरा डिकेड, मुझे लग रहा है डिकेड क्या, बहुत कुछ चीजें हैं जो भारत में होनी है और भारत के लिए होनी है। ये तस्वीर बहुत बड़ा सिंबल है कि भारत की पोजीशन अभी क्या है और भारत कितना पावरफुल हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीमा साहब, G7 पे मैं बात करना चाहूंगा। पहले तो करेक्शन करना चाहूंगा कि पाकिस्तान किस ब्लॉक में है। पाकिस्तान उसी ब्लॉक में जहां था, और उस ब्लॉक का नाम है डॉलर ब्लॉक। जहां से पैसे मिल जाए हम उस ब्लॉक में होते हैं। इसमें हमारा चाइना के साथ कोई रिश्तेदारी नहीं। आपको पता होना चाहिए कि हमारे मुर्शिद पाक ने बिल्कुल सील कर दिया था, CPEC को बंद कर दिया था, प्लेट में रख के हर चीज अमेरिका को दी थी। तो हमारा ब्लॉक डॉलर ब्लॉक है, हमारा कोई ब्लॉक दूसरा नहीं है। एक तो ये तस्वीर है, और बाकी ये बात ठीक है। इस वक्त हम दोनों साइडों पे जा रहे हैं। चाइना गए हैं प्राइम मिनिस्टर साहब कि शायद वहां से कोई अच्छी बिड आ जाए। अब बिडिंग हो रही है आजकल, क्योंकि जब से भारत के अमेरिका के साथ रिलेशनशिप थोड़े खराब हुए हैं, हम बिडिंग करा रहे हैं। चाइना अच्छे पैसे दे देगा तो वहां चले जाएंगे, IMF अच्छे पैसे दे देगा तो उनके साथ चले जाएंगे, हमें क्या फर्क पड़ता है। तो इस वजह से उन्होंने दर हकीकत डॉलर ब्लॉक के लोगों को शायद फासले पर रखा। यही शायद वजह है कि G7 ने हमें नहीं। अब इसमें इस दफा कई चीजें मुतनाजा हो रही हैं यूरोप के हवाले से। जॉर्जियो मेलानी एक हीरो बन के सामने राइज कर रही हैं वो। हालांकि वो खुद फार राइट, अपने एक छोटी सी पार्टी है इटली की, फार राइट वहां से आई है। लेकिन अमेजिंग चीज मैं यहाँ जो देखने में मिल रही है, मैं अभी तफसील में इसमें आता हूँ कि इस वक्त G7 क्या कर रहा है, वहां पे किन चीजों पे बात हो रही है। इस वक्त वहां देखा जाए तो ना सिर्फ मोदी साहब है वहां पे, इस वक्त यूलांस्की जो इस वक्त यूक्रेन के जो है सदर, वो भी वहां मौजूद है। जाहिर है वो पैसे लेने आए हैं और पैसे दे रहे हैं उनको। जॉर्जियो मेलानी ने इसी ओपनिंग स्टेटमेंट इस G7 में ही
$50 बिलियन का पैकेज का ऐलान किया है। यहाँ ये जरूर बताऊंगा कि इस वक्त यूरोप के अंदर ज्यादातर सवाए यूके के सारी जो कंट्रीज है वहां पे फार राइट पार्टियां आगे आ रही हैं, जिनकी सबसे बड़ी वजह ये है कि लोग यूक्रेन से बेजार हैं। यूक्रेन में पैसा जा रहा है और वो करप्शन के साथ वहां से निकल के लंदन और दुबई जा रहा है। सारे लोगों को पता है, कोई नई बात इसमें नहीं है। उसमें इन्फ्लेशन से लोग बेजार हैं यूरोप के अंदर। फिर उसके बाद जो एक फ्लड ऑफ इमिग्रेशन है, इमिग्रेशन ब्रोकन सिस्टम, उससे लोग बेजार हैं। आपने देखा होगा कि उस पर डैमेज कंट्रोल करने के लिए ऋषि सुनक ने भी रवांडा का पैकेज दिया उनको कि यहाँ से बाहर रखे जाएंगे। इटली भी इसी तरह के पैकेज बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इन वजूहात की वजह से जो लेफ्ट साइड है वहां पे वो कमजोर हो गया है, बल्कि ऑलमोस्ट चेंजेस आ रहे हैं सारे यूरोप के अंदर। इस चेंज के बावजूद $50 बिलियन का पैकेज यूक्रेन को देना कुछ समझ नहीं आ रही। हाँ, उसके लिए अपने लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए ये जरूर कहा गया है कि ये रशिया के पैसे जो हमने फ्रीज किए थे उनमें से दे रहे हैं, बल्कि जोर्जियो मेलानी ने कहा है उन पैसे जो रशिया के पैसे फ्रीज किए उसके इंटरेस्ट से ये पैसे दिए जा रहे हैं। साथ दूसरी तरफ से जो इस वक्त पुतिन है उन्होंने थ्रेट भी कर दिया, उन्होंने कहा सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हो गए जो आप कर रहे हैं, ये हमारे पैसे का गलत इस्तेमाल जो कर रहे हैं इस पे सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हो गए। अब इस पे कुछ चीजें जो इस वक्त वहां पे हुई हैं उन पे बात करते हैं चीमा साहब। एक तो इसके जो 5 G7 के जो 5 चीजें डिस्कस की जा रही हैं, एक तो ये रशिया के फ्रोजन एसेट्स के बारे में, फूड सेफ्टी के बारे में, गाजा वार, COP 29 नवंबर के अंदर हो रही है एनवायरनमेंट के बारे में, उस पे उसका फ्रेमवर्क, और मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस फॉर ऑल, ये 5 इनके मेन एरियाज ऑफ डिस्कशन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी उसका हिस्सा है। मोदी साहब को आउटरीच समिट के लिए बुलाया गया है। बाइलैटरल कल तक उनकी 3 मुलाकातें हुई थी, ऋषि सुनक के साथ मुलाकात थी, मैक्रोन के साथ मुलाकात थी और यूलेंस्की से भी मिले थे। मोदी साहब का ये 5वां जो G7 का जो है वो 5वीं दफा वो आके इसमें शामिल हो रहे हैं। कल आज की अभी रिसेंट 1 मिनट पहले कल तक वो ही वाज ऑन अ डिस्टेंस फ्रॉम ट्रूडो के साथ उनकी जो मुलाकात थी वाज नॉट पार्ट ऑफ द शेड्यूल, लेकिन उससे भी अभी मैंने जो चेक किया 5 मिनट पहले तो उनसे भी उनका शेक हैंड हुआ है। जिससे शेक हैंड नहीं हुआ वो हमारे बाबा जी हैं, जो बाइडेन साहब। बहाना ये किया गया है कि वो उनका जो स्केड्यूल उनका जो है वो डिफरेंट है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ स्केड्यूल है। हालांकि बाबा जी को कहीं टीके टूके लगा रहे होंगे साइड पे खड़े होकर, क्योंकि उन्होंने जो ड्रामे कई किए हैं वो मैं बताना चाहूंगा आपको। पहले तो जाते ही उन्होंने जॉर्जियो मेलानी को सलूट ठोक दिया जाते ही सबसे पहले, हालांकि उसको शेक हैंड करना चाहिए था ये जिस तरह भी। फिर वहां से निकले हैं और फिर जाते ही उन्होंने यूलेंस्की जो यूक्रेन के, फिर दूसरा सलूट उन्होंने उसको ठोका है। फिर तीसरा उन्होंने ड्रामा जो किया है कि मुलाकात। मतलब एक चीज तो मुझे ये समझ में नहीं आई कि भाई इतने बुजुर्ग आदमी को यूएसए का प्रेसिडेंट क्यों बनाया। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ कि बुजुर्ग आदमी, अरे भाई वो रिटायर हो चुके हैं, उनको रहने दीजिए, अब शांति से अपना जीवन जीने दीजिए। अब उस बुढ़ापे का असर दिख रहा है उन पर। एक देखा मैंने कि वो पता नहीं कहाँ चलने लगे तो जॉर्जियो मेलोनी गई और उनको लेकर आई वापस, वो कहीं और ही निकल दिए, कहीं और हाथ हिला रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। देखा मैंने शायद मोदी जी के साथ भी बातचीत कर रहे हैं, उसका भी कुछ वीडियो आया है। लेकिन जो एक मजबूत अमेरिकन प्रेसिडेंट की जो एक इमेज है, वो इमेज जो बाइडेन से नहीं साबित हुई, और मुझे लगता है कि बहुत कमज़ोर प्रेसिडेंट साबित हुए हैं। फैसले सही से नहीं ले रहे हैं, पब्लिक अपीयरेंस जो है वो सही नहीं है, बॉडी लैंग्वेज बड़ी अजीब सी है, मतलब पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं, किस दुनिया में खो जाते हैं। उम्र का भी असर है इसमें, की बात नहीं। मुलाकात के अंदर जब बैठ के बातें होती डिप्लोमेसी पे, तो बाबा जी ज़ाहिर ओवरडोज हैं, टीके लगे हैं उनको, वो सो गए हैं। फिर यूक्रेन के जो यूलेंस्की उन्होंने जाके उठाया, चाचा जी हाँ, आपने अभी हमें पैसों का चेक साइन करना है, प्लीज सोए ना आप। तो उन्होंने उठाया बल्कि जाके। फिर अगला जो ड्रामा उन्होंने ये किया कि सारे जो G7 के 5-6 लोग जो ऊपर से छलांगे मार के लोग आ रहे थे झंडों के साथ, वो सारे एक साइड पे खड़े थे। बाबा जी को पता नहीं पेशाब आ गया या क्या, वो साइड पे खेतों की तरफ चलना शुरू हो गए। तो वो एक खातून जो मेरे ख्याल जॉर्जियो मेलानी थी, उन्होंने कहा चाचा जी आप इधर आ जाएं प्लीज, आप कहाँ जा रहे हैं, आगे कुत्ते बंधे हुए। लेकिन ये कि अमेरिका को पता है इस वक्त कि बाबा जी जो है उनको उठा के ले जाया जाता है, तो पकड़ के ले जाया जाता है वापस। हुकूमत इस वक्त ओबामा साहब चला रहे हैं पिछले 12 साल से। 12 साल से ओबामा इस वक्त अमेरिका में बिल्कुल इस तरह ही है जिस तरह
जॉर्ज होता था, जिस तरह किंग होते हैं, वो ही इज रनिंग द गवर्नमेंट। उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को भी बिल्कुल घेरा डाल दिया है, उसके अंदर एक्टिविस्ट सारे डाल दिए हैं। स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर, पेंटागन के अंदर, FBI के अंदर, CIA के अंदर, सारे जो एक्टिविस्ट थे, सोशलिस्ट माइंडेड जो लोग थे, उनको प्लांट उन्होंने कर दिया है। मैं मुसलसल इस बात को कहता हूं, अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब जीत भी जाते हैं, अमेरिका को बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से ओबामा का जो ड्रीम था कि इस कंट्री को शुरू करना है, कौम को बता दिया गया है कि वर्ल्ड अमेरिका इज रेसिस्ट, इसका झंडा रेसिस्ट है, इसका एंथम रेसिस्ट है, वर्ल्ड व्हाइट हाउस इज रेसिस्ट, व्हाइट अमेरिका इज द रेसिस्ट प्लेस ऑन द प्लेनेट, ये बता दिया गया है उनको, और वो इस पे बिलीव करते हैं। तो दूसरा, आज जो सबसे बड़ी बात ये थी कि आज जर्मनी के जो चांसलर शुल्ज हैं, उनकी बर्थडे थी, उसको सेलिब्रेट वहां किया गया, गाने गाए गए हैं, केक तो उन्होंने नहीं काटा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आज डोनाल्ड ट्रंप साहब की बर्थडे है आज। तो काश आज ही प्रेसिडेंट होते तो फिर आज G7 के अंदर कोई और रंगीन किस्म की चीजें होती। लेकिन चीमा साहब, आप पाकिस्तान की बात की है, आज जो दो चार चीजें G7 के हवाले से, G7 के टक्कर की जो बातें हैं वो यही हैं कि एक नए चट्ठा साहब आ गए हैं। जो मैंने आपको कहा था कि आपके कंट्री के अंदर चट्ठा इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग, जटों की सब कास्ट है वेरी स्ट्रॉन्ग। फरासत चट्ठा साहब हैं, उन्होंने वादा माफ गुआ बन गए हैं अपने जो मूनसलाई के खिलाफ, और उनके खिलाफ जो आज उन्होंने रेड वारंट इशू कर दिया गया है इंटरपोल का, लेकिन उसके पीछे 1 अरब रुपया, फरासत चट्ठा साहब हैं, उन्होंने कहा मैंने 1 अरब रुपया इनके अकाउंट में जमा कराया, 1 अरब रुपया, और जो मनी हैंडलर था उसका नाम और उसका शनाख्ती कार्ड भी दे दिया है। लेकिन मैं ये आपको आज बावर कराऊंगा कि इसका होगा कुछ नहीं, कुछ नहीं। आपको बार बार इशारे आते हैं, ऊपर से इशारे आते हैं, नीचे से इशारे आते हैं, दुख वाली बात है कि इसका होगा कुछ नहीं। 1 अरब रुपया फरासत चट्ठा एक बंदा उनका है, जो मुझे मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से वादा माफ गुआ बना, उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। कुछ नहीं होगा इसका, क्योंकि आप तबाह होना चाहते हैं, तबाही आपका मुकद्दर बन चुकी है, और आप बिल्कुल बचने की कोशिश करनी है। आपके पास जितने केसेस हों, कल बल्कि एक और सबसे बड़ी बात जो मैं G7 के हवाले से इसके टक्कर की बात बताना चाहूंगा, आपके कल फाइनेंस मिनिस्टर साहब बैठे थे, और डान के एक जर्नलिस्ट ने उठ के जो क्वेश्चन किया है, आपके सिस्टम के मुंह पे उन्होंने थप्पड़ों की बारिश की। उन्होंने कहा आपने एक 45,000 बंदा जिसकी तनख्वाह है और उसका सिम कार्ड आपने बंद कर दिया है, और आपके पास दुबई के लिस्टें आ चुकी हैं जर्नलों की और जजों की और सब की, और मोहसिन नकवी साहब का नाम लिया उन्होंने किन की प्रॉपर्टियां हैं, और आपको शटअप कॉल भी दे दी गई है कि आपने इनको नहीं छेड़ा। नंगा कर दिया सिस्टम उन्होंने, कैमरों के ऊपर वायरल हो चुकी है सारा कुछ ही मसला। आपको फिर G7 क्यों बुलाया? डू यू डिजर्व टू कम टू G7 इन सर्कमस्टांसेस में? और वो आपका जो फेडरल मिनिस्टर आपने बाहर से वो फाइनेंस मिनिस्टर इंपोर्ट किया है, अल्टीमेटली वो तो कैरी ऑन बैग के साथ आया है, उसके पास कहां से जवाब आए? उसके पास कोई जवाब नहीं। आफरीन है उस दान के जर्नलिस्ट की, जिसने कल पूरे कौम को सारी दुनिया के सामने कपड़े उतार के उसने साइड में कर दिया। इन सर्कमस्टांसेस की वजह से चीमा साहब आप G7 में नहीं है आज, इस सर्कमस्टांसेस, और चट्ठों की वजह से नहीं है। चट्ठे, वो पहला जो चट्ठा था उसके भी ताने बाने मुंह सलाई से मिलते थे। आज भी फरासत चट्ठा है जो आपका दोबारा वादा माफ हुआ। तो ये इसका जवाब है, और मुझे पता है जो हमारे ये आज नई चीजें नहीं, 76 साल से ये चट्ठस्तान आपने बना दिया है। आज मुर्शद पाक ने बयान दिया है, एक तो अपने बयान से वो मुकर गए, उन्होंने कहा हमने तो, चीमा साहब उन्होंने स्टेटमेंट दी है खान साहब ने, उन्होंने कहा हमने तो करनी नहीं थी किसी से बातचीत। उन्होंने क्या, और दूसरा पठान बाबा साडा है, वो अपनी मर्जी कर ले जितना गल करनी। आज जो उन्होंने खास कर बात की है, जो चीमा साहब एक दूसरा तमाचा है आपकी जुडिशरी के मुंह पर, उन्होंने कहा PTI के जजों को कहते हैं को निशाना बनाया जाए। PTI के जज अलग हैं, नून लीग के अलग हैं, पीपल्स पार्टी के जज अलग हैं, ये जुडिशरी के हालात। उन्होंने कहा मैं सलाम पेश करता हूं PTI के जजों। वाह वाह, ये एक्सप्रेस की न्यूज है आज। उनका PT, चले, मुझे लगता है कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि पाकिस्तान इनके मुताबिक क्यों नहीं गया। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारी वजह है जो पाकिस्तान ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म्स पर नहीं है, जैसे G20 में नहीं है, G7 में नहीं है। क्यों नहीं बुलाया जाता उसे मैं बताता हूँ।
आपका देश करप्शन में भयानक करप्ट है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं, फौज का कंट्रोल है, डमी डेमोक्रेसी है, आपस में मारकाट मची है, देश को लूटने वाले वही हैं जो देश पर कंट्रोल कर रहे हैं, आम जनता पर कोई ध्यान नहीं, आम जनता मरी जा रही है, आटे के लाइनों में है। ये बड़ी वजह है, क्योंकि आप चोर, उचक्के, बेईमान, लालची, स्वार्थी, मतलब जो उपमाएं दे सकता हूं मैं वो आप पर लागू होती हैं। तो ऐसे देश को अपने साथ बिठाकर आप एक बात बताइए, आप 5-7 लोगों का एक बहुत अच्छा ग्रुप है आपका, 5-7 बड़े रसूखदार लोग हैं जो दोस्त हैं, आपस में बैठे हुए हैं, क्या आप उस टेबल पर उस बंदे को लेकर आना चाहेंगे जो 1 नंबर का बेईमान हो, 1 नंबर का जालसाज हो, 1 नंबर का फ्रॉडिया हो, 1 नंबर का मैं कहूं 2 नंबरी हो, कैरेक्टर ठीक नहीं हो, केओस मचाता हो, प्रॉब्लमेटिक हो? क्या आप ऐसे बंदे को अपने साथ अपने टेबल पर जगह देंगे? नहीं देंगे जगह। अब इसको बड़े पैमाने पर G7 पर लाकर जाइए। G7 देश दुनिया के 7 बड़े पावर हाउसेस, वहां पर अगर मोदी जी को बुलाया जाता है तो उनकी एक वेटेज है, वो उसके लायक हैं, वो कैपेबल हैं, वो एक विजन लेकर गए हैं वहां पर। पीएम मोदी जो है वो तीसरी बार जब पीएम बनते हैं उसके बाद वो G7 जैसी मीटिंग में जाते हैं। शहबाज शरीफ जब पीएम बनते हैं तो सऊदी अरेबिया भीख मांगने जाते हैं, उसके बाद वो अभी चाइना भीख मांगने गए हैं, यूएई भीख मांगने जाते हैं। टेररिज्म को आप लोग सपोर्ट करते हैं, टेररिज्म को पाला पोसा जा रहा है वहां पर, उसको सींचा जा रहा है, उसको बढ़ाया जा रहा है, पोषण दिया जा रहा है उसको। पाकिस्तान के 140 यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं जो यूएन में डेजिग्नेटेड हैं। भारत के कितने टेररिस्ट हैं भाई? तो भारत के पीएम की वेटेज बढ़ेगी ना। पाकिस्तान के पीएम की कोई औकात नहीं है। और आपको लगता है कि आप एटॉमिक पावर हैं तो औकात होनी चाहिए। औकात एटॉमिक पावर से नहीं आती है। भारत जब एटॉमिक पावर नहीं भी था तब भी औकात थी भारत की, उसको एक वेटेज दी जाती थी। लेकिन आप लोग सुधरने वाले नहीं। आप दूसरे देशों के खिलाफ साजिशें करेंगे, आप जो अमन के साथ देश चल रहे हैं वहां पर आप अशांति फैलाएंगे, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अभी जिस दिन मोदी जी ने शपथ ली उस दिन आप लोगों ने जम्मू कश्मीर में क्या किया? अब कई पाकिस्तानी कहें क्या सबूत है इसका, क्या सबूत है? हम सबूत जहां देना है ना वहां दे रहे हैं। और जो आतंकवादी आपके मारे गए भेजे हुए सब पाकिस्तानी नेशनल हैं, नाम पता उनका घर का सब पता है हमें, सब डोजियर सौंपा जाएगा। उनके आका कहां बैठे हैं, हैंडलर कहां बैठे हैं, सब पता है हमें, और दुनिया को भी पता है। इसलिए तो दुनिया आप पर विश्वास नहीं करती, भरोसा नहीं करती। और मैं फिर कह रहा हूं बहुत जल्द आप FATF के लिस्ट में जाने वाले हैं, बहुत जल्द। मेरी बात याद रखिए। तो एक फेल्ड स्टेट G7 जैसे मंच का हिस्सा नहीं बन सकता, और तभी बन सकता है जब उसमें कुछ सुधार की गुंजाइश नजर आए। दुनिया को लगे कि नहीं यार ये अब बदल रहे हैं, ये काम कर रहे हैं करप्शन को हटाने के लिए, टेररिज्म को हटाने के लिए, पॉलिटिकली स्टेबल बना रहे हैं गवर्नमेंट को। जब ये चीजें दिखने लगेंगी तब शायद आपको बुलाया जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आपके यहाँ बहुत सारे पावर सेंटर से पावर सेंटर एक नहीं है। सब चौधरी बनना चाहते हैं, आर्मी अलग, पुलिस अलग, CM अलग, PM अलग, पार्टीज अलग, सब लार्जर देन द लाइफ समझते हैं अपने आप, वही खुदा हैं। तो देख लीजिए क्या हालत हुई। कमेंट करके दोस्तों आप बताएं आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को G7 में इनवाइट क्यों नहीं किया गया। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय। तो दोस्तों वीडियो भी खत्म। वाकई में गजब बेइज्जती है। हालांकि इंडिया G7 का मेंबर नहीं है। USA, UK, कनाडा, इटली, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ये 7, UK, USA, कनाडा, इटली, जर्मनी, फ्रांस और जापान। मतलब एशिया से सिर्फ एक कंट्री है, वो है जापान। बाकी यूरोपियन कंट्री है USA, कनाडा वगैरह।
तो इंडिया हालांकि G7 का समिट मेंबर नहीं है, लेकिन उनको बुलाया गया और फिर लोग ने दिखाया कि वो सेंटर में खड़ा है सबके। नहीं, ये तो एस्टिमेट ही उन्होंने लगाया, अंदाजा ही अपनी तरफ से लगाया कि सेंटर में खड़ा होने से क्या वो सेंटर का हिस्सा हो जाएंगे कि बाकी तो सेंटर नहीं है इंडिया, वो उसके साथ नहीं असल में इंडिया सेंटर नहीं, सेंटर नहीं है भाई अभी तक नहीं सेंटर हुआ। पाकिस्तान इस तरह होता ना, तो पाकिस्तान इस तरह करता तो इंडिया ने मजाक बनाना था पाकिस्तान का कि ये देखिए कि पाकिस्तान इस तरह करने से वो बड़ा हो जाएगा। अगर यही सेम फिट करो इंडिया पर तो इंडिया को नहीं भाई, ये अगर बन जाएगा। पीएम मोदी साहब जो है सेंटर में खड़े हो जाएं तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि इंडिया जो है वो पूरी दुनिया का सेंटर है। हाँ, इस वक्त भाई इंडिया के साथ बाकी सारे कंट्रीज जो है वो जुड़ रहे हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अपने कारोबार जो है इस सेंटर क्या होता है शिफ्ट कर रहे हैं। आपके लिहाज से आप किस एंगल से देख रहे हैं कि सेंटर नहीं है, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि इंडिया कैसे नहीं, सेंटर है। आप कर देना। तो आपने कहा गलत किया है, आप पहले साबित करेंगे फिर कौन मैं कह रहा गलत? तुमने कहा कि वो नहीं, सेंटर अंदाजा उन्होंने लगाया कि भाई वो सेंटर में खड़ा है तो इसका मतलब है कि असलम भाई मैं वही सेंटर है। आपने कहा कि सेंटर में नहीं है, मैं पूछना चाहता हूँ कैसे इसकी वजाहत करें। नहीं, अगर वो एक नुक्कर पे खड़े होंगे तो वो बोले नुक्कर पे भी खड़े हो जाते हैं फिर भी वो सेंटर में नहीं है, आप साबित करें कैसे। मैंने पहले वीडियो में भी कहा था कि भाई आपका जो कब्बा है वो सफेद है और हमेशा उन्हें सफेद ही यार असलम भाई ये तो हमारा दलील दो ना, हाँ? दलील दो। आपने जो क्या? बात की है हम पाकिस्तान क्यों पीछे हैं, हमारा लॉजिक कोई नहीं है, हमारी कोई दलील नहीं है, हम एविडेंस नहीं है। चले आप दलील दे देना मुझे भी किस पहले वजह से आप वो सेंटर है। मैं साबित करूंगा, पहले तुमने करना है कि वो सेंटर नहीं में है। बता रहे, मुझे नहीं पता मैं किस वजह से। ठीक है, मैंने झूठ मारा बोला, नहीं, मैंने झूठ भी नहीं बोला। फिर साबित करो। एक मिनट रमतुल्ला, फिर या मानो तुमने झूठ बोला। इस बात में शक कोई नहीं है कि दूसरे मुल्क जो है ना इंडिया के साथ जुड़ रहे हैं। यार जुड़ने में सेंटर नहीं होता, क्या है? तुम साबित करो कि वो सेंटर कैसे, तो यार नहीं साबित कर सकना आप। फिर कहो कि मैं झूठ बोला। मैं नहीं बोला झूठ। सेंटर में यार अंदाजा लगाने से वो जो है ना सेंटर नहीं हो सकता। जिस तरह लोग सर ने कहा कि वो सेंटर में खड़े हैं तो भाई वो सेंटर हो गया पूरी दुनिया का। मैं खड़े होने से सेंटर पे नहीं कह रहा। क्या सेंटर? तुमने कहा सेंटर में नहीं है, तुम पहले साबित फिर मैं करूंगा। या फिर मानो की तरह घट लगा लेते हो। मैंने पहले भी कहा है कि आपका सारा को आपने कब वो कोई बात माननी ही नहीं है। यार तुम साबित नहीं कर सकते, नहीं कर सकता। तो तुम झूठे हो, फिर तुम साबित करो। नहीं। मेरी बात सुन, मरकज है यूएसए, जहाँ पर जो कि सुपर पावर है पूरे वर्ल्ड का। सभी कंट्री के जिस पर चाहे वो सेक्शन लगाता है, जिस पर चाहे वो उसके तल्लुकात उसके सभी कंट्री के साथ अच्छे हैं। चाइना के साथ, रशिया के साथ जो है ना इनके साथ देखें कुछ बात कंट्री ऐसी होती हैं, लेकिन फिर भी देखें कि सेक्शन उन पर भी लगा दे तो फिर उनकी इकॉनमी जो है वो बहुत ज्यादा डेवलप हो सकती है। रशिया और चाइना की देखें तो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया अपनी जगह पर ठीक है, जो उन्होंने वहां पर एज अ गेस्ट के तौर पर रिस्पेक्ट उन्हें दी है, इंडिया उसका हिस्सा नहीं। अब मैं साबित करूं, तुम कहीं और जा रहे हो, कहीं और जा रहा। मैं साबित करता हूं तुम्हें कैसे सेंटर में है। यूएसए कैसे सेंटर में है? सेंटर में यूएसए में तुम चैलेंज करता हूं। और एक मिनट है, रशिया यूक्रेन को बिठा सकता इकट्ठा? हाँ, बिठा सकता है, झूठ बिठा सकता है, सुलह करवा सकता है अगर उसकी झूठ नीयत ठीक हो। झूठ है, तुम झूठे हो, यूएसए की नीयत झूठे हो, वो करवाना चाहे तो झूठ मार रहे हो अपनी बात, क्योंकि रशिया तो यूएसए देखना नहीं चाहता। सेंटर इंडिया के लिए वाहद कंट्री है पूरी दुनिया के अंदर, इंडिया वाहद कंट्री है जो न्यूट्रल है, जो सेंटर में है, जो रशिया यूक्रेन को भी बिठा सकता है एक टेबल पर, उनके डायलॉग और एक में समझ आ रहे असलम भाई नहीं बिठाता, उसके यूक्रेन के साथ भी तल्लुकात है, रशिया के साथ भी। फिर आगे चलो, फिर जंग लगी हुई है फलस्तीन और इजराइल की। इंडिया वाद कंट्री है जो फलस्तीन के भी साथ डायलॉग कर सकता है और ये बात है। और यार खुदा का वास्ता असलम भाई क्या डबल स्टैंडर्ड है। बात तो आपने बात की, आपको टोका है, डबल स्टैंडर्ड है। आपको लगी है नीचे से दुश्मन के साथ भी हो जाता है और दूसरे के साथ भी हो जाता है, सेंटर जालिम में के साथ भी होता है, मजलूम के साथ भी। ये सेंटर है। आप पहले आप बोल लें या मैं आप जो बोल रहे वो हैं आप बात करनी वो आपको बात हम भी बता रहे हैं, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, हम अपना दे रहे हैं। आप कहते हैं कि भाई इजराइल के साथ उसके ताल्लुकात है, फलस्तीन के साथ है, यानी वो जालिम के साथ भी खड़ा है और मजलूम के साथ भी खड़ा है। ये तो डबल स्टैंडर्ड हो गया। मैंने बोला नहीं, मैंने जब बोला फिर आपने बोलना नहीं। चले बोले
और हम लोग को उबाल है, कोई बात है तो अभी जब निकाल। आप हमारी बात काटते हो तो तब आपको मिर्ची नहीं तुम्हारी बात मुकम्मल हुई थी, फिर मैंने इसको मौका दिया, इसका मौके के बाद फिर मैं बोला कोई बाल है, कोई अंदर है, निकाल लो अब। लगती? हमने साथ, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है, हमने अपना देना है। मैं जब बोल रहा हूँ उसके दरमियान आप बोलो जो बोलना। ठीक है, मौलाना फजल रहमान साहब बोलिए। अच्छा, इंडिया की मैं बात कर, आपका सेंटर भी मैं साबित करता हूँ। पिवट पॉइंट है, दुनिया का वाद कंट्री है जो दो अपोजिट पोल को भी इकट्ठा कर सकता है, दो अपोजिट पोल के साथ भी उसकी दोस्ती है। चाइना ताइवान, चाइना और ताइवान के मसाइल चल रहे हैं, इंडिया वाद कंट्री चाइना के साथ भी बात डायलॉग खोल सकता है, बातचीत कर सकता है, ताइवान के साथ भी कर सकता है। इंडिया वाद कंट्री है जो रशिया के साथ भी डायलॉग कर सकता है और यूक्रेन के साथ भी डायलॉग कर सकता है। इंडिया वाद कंट्री है जो फलस्तीन के साथ भी डायलॉग कर सकता है, इजराइल के साथ भी डायलॉग कर सकता है। इंडिया वाद कंट्री है जो पूरे यूरोप के साथ भी डायलॉग कर सकता है और एशिया के कंट्री जो उनके साथ नहीं आपस में चल रहा है, मामला खराब है, उनके साथ भी डायलॉग कर सकता है। कोई मुझे एक ऐसा कंट्री दिखा दो जो ऐसा कर सकता हो। एक इंडिया वह कंट्री है जो चाइना के खिलाफ फिलीपीन को बड़ा बूस्ट दे रहा है। इंडिया वह कंट्री है जो फलस्तीन के खिलाफ इजराइल को रॉकेट दे रहा है, जो कुछ दिन पहले साबित भी हुआ है और उन्होंने वीडियो बनाकर बताया भी है। इंडिया वह कंट्री है जो रशिया यूक्रेन में डबल स्टैंडर्ड है। और मैं क्या बताऊं, तुम दोगले हो। हाँ, हम तो हैं, हमारी तो बहुत ही तुम पाकिस्तानी दोगले हो। किस गिनती में नहीं आते। अच्छा, पाकिस्तान नहीं यार, आपकी तो इतनी इज्जत है, आप मानना करें भाई, आपकी इतनी इज्जत है, नहीं आपकी इतनी इज्जत है, क्यों नहीं बुलाया G7 में? तो अब देखें, जवाब कोई देना है, बात जवाब मैं कह रहा तुम आपकी कोई एक कंट्री दिखा दो, एक कंट्री दिखाओ, चैलेंज है मेरा तुम्हें, जो दोनों अपोजिट पोल को इकट्ठा बिठा सकता हो। सऊदीया और ईरान को हाँ, इंडिया ने डायलॉग करवा सकता, ईरान साथ भी तो ताल्लुकात अच्छे नहीं करवाया। नहीं, क्यों नहीं करवाया? घंटा करवाया पाकिस्तान ने, मुझसे मुंह ना खुला ना कोई बला तुम्हारे साथ में, मेरा वो करवाया था पाकिस्तान ने। मेरी बात सुनो, लेकिन जो यूएस है ना, अगर वो साफ नीयत से करवाने पर आए ना, मुखलिस होकर एक बड़ा लीडर बनकर, तो सभी आए मुड़ फिर कैसे आए ना, शर्त लग गई। तो फिर आप इंडिया करवाए ना, आप ही कहते हैं ना इंडिया करवा सकता है, करवाए ना, फिर इजराइल की और असलम भाई, इंडिया से ठीक है, रशिया से ठीक है यार, इजराइल से ठीक है, यूएस से ठीक है, इजराइल और फलस्तीन की जंग रुकवाए, रशिया की और यूक्रेन की जंग रुकवाए। मुझे ये बता, रशिया अपना यूएसए के तलका ठीक है? किसके? रशिया यूएसए के। अगर जिस जो है ना, मुझे अगर मदद नहीं चाहिए, मुझे अगर मदद नहीं चाहिए, मुझे आप क्यों कर सकता है मुझे क्यों आप रशिया कर सकता है, करवाए ना रशिया कर सकता है उनके साथ बैठक यूएसए के साथ, और ना वो करेगा नहीं, बाद इंडिया जिसके साथ वो बैठक भी कर सकता है और इस पर डायलॉग करता क्यों नहीं? आप भी कर सकता है, आप ही बोलते हो कर सकता है, करता क्यों नहीं? किसी एक की रसाई करवा, सुलह करवा, तो फिर क्यों नहीं होगा उससे भाई? यूएसए डोगरा, यूएसए तो कोई हिम्मत नहीं है उसके पास, उसकी मानता कोई नहीं है, इंडिया के तो मान लेते हैं। भाई आपने किसी की बात नहीं मानी, आपने अपनी माननी है कि भाई मैं ठीक हूँ। यूएसए के इंडिया नहीं मान रहा, बकवास करने लग गए हो, तो आप टपर करने लग गए हो यार, छोड़ो। हाल मेरा मंगवा सकता थी, मनवाया इंडिया से। इजराइल मानता है ना, उसने रोका इंडिया को, आपने S-400 नहीं लेना, हम लेकर दिखाया, फिर क्या तुमने रशिया से ऑयल नहीं लेना, लेकर दिखाया, फिर ईरान को रोका कि तुम्हें हमला नहीं करना, किया हमला, इजराइल को रोका तुम्हें रफा पर हमला नहीं करना, किया वाला बात करते आगे नहीं, आप बकवास करने बैठ जाते हो यार। मतलब आप कहते हो करवा सकता है, इनकी डायलॉग करवा सकता है, इजराइल और फिर फलस्तीन के क्यों नहीं करवाया? तो फिर आप क्यों बोलते हो? यार उनके पास अपॉर्चुनिटी है, वो रशिया के पास और यूएसए के पास है ही नहीं, वो बेगारत है, दल्ला है पूरी दुनिया में। और तुम उनके बड़े गुलाम स्लेव हो और उनके तलबे चटने में तुम्हारी अवाम भी, तुम्हारे फौजी भी, तुम्हारे साथी भी, उनमें तुम और आप भी, मैं नहीं चाहता, आप भी, मैं नहीं चाहता, आप भी पाकिस्तानी हो, मैं तो नहीं चाहता, मैं तुमको बड़े मिला जो बुरे, जहाँ इंडिया गलत होता है मैं कहता हूँ गलत है। हाँ, किसी को बुरा कहने से अपना धुल जाता है, चाटते हो तुम तलबे। अभी यूएसए की क्या कर रहे हो, राखी नहीं कर रहे हो यूएसए की,
चाट रहे हो, नीचे से हवा दे रहे हो और चाह चाह के चूम रहे हो, नहीं आप गलत कह रहे हो, आप गलत कह रहे हो। तलवे चूमी जा रहे हो उसके। जो बात सच है, यूएसए के पास ये एबिलिटी नहीं है कि वो रशिया से डायलॉग कर सके, कर सकते यूएसए के पास एबिलिटी नहीं है कि जैसे वो इंडिया कर सकता है वो भी कर सकता है, झूठ बोल रहे हो, कर सकता है, तुम ये झूठ बोल रहे हो। लेकिन वो डबल स्टैंडर्ड कंट्री है, वो कभी नहीं करेगा ये। ओ यार तुम्हें फिर गलतफहमी है, तुम भिखारी हो, तुम्हें लगता है कि वो इंडिया भी भिखारी है। रोक लिया उन्होंने, घंटे पे चढ़ोगे तो हमने लेना है, लेकर नहीं दिखाया यार ये तो कह तुम रहा है पाकिस्तानी हो, 2.5 लाख तुम बघारत हो, तुम उनके तलवे चढ़ने वाले जो उनकी बात मान लेते हो। इंडिया बघारत नहीं है, आप दल्ले हो पाकिस्तान में, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। आप तो पहले है, मैं भी हूँ, मैं कह तो रहा हूँ, वो इंडिया बघारत नहीं है। इजराइल वालों को दे रहा है मजाइल वगैरह, और इंडिया और जो फलस्तीन है, यार आप मेरा पॉइंट नहीं समझ रहे। पॉइंट क्या है आपका? कुछ दिन पहले जालिम का भी साथ दिए जा रहा है, मजलूम की भी हेल्प किए जा रहा है, समझ नहीं आ रही है किस साइड पे है, जालिम की तरफ है या मजलूम की तरफ है। इंसानी हकूक के हिसाब से स्पेन ने वो कारकुशिक उनका रोका था कुछ दिन पहले, जिसमें वो उनमें निकले जो है ना प्रोग्राम को बढ़ाने के लिए झूठ है, तो उन्होंने लख दी लानत उस स्टेटमेंट पर भी, तुम्हारी साची पर भी लख दी लानत है। उन्हें कहा कि न्यूक्लियर नहीं था, यही झूठे, पक्ष में है ही झूठे, साले सारे झूठे हैं। उधर न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर है, इस पर याद है, न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर है, पहले इस पर बात करो, आगे नहीं, न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर, मुझे सिर्फ इस पर बात करो, न्यूक्लियर है। चाइना से आता है यार मुझे ये बताओ, न्यूक्लियर है, इंडिया रोककर अपनी दपड़ झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पाकिस्तानी झूठ के पलंदे, झूठ पे पलंदे, न्यूक्लियर है, झूठ के पलंदे, झूठ के पलंदे, न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर है। मेरे से बस इधर तुम्हारा झूठ पकड़ा गया, न्यूक्लियर है। कोई बस झूठ, एंड पर फूक निकल गया। अच्छा इंडिया सेंटर है, हाँ किस लिहाज से? फूक निकल गया बस, एंड पर तुम आप लोगों ने रुसवा होना ही होता है मेरे यहाँ पे। अब साबित करो न्यूक्लियर है। अच्छा इंडिया इस वजह से या तुमने बोला न्यूक्लियर, मैं भी यही बोला, तुमने बोला न्यूक्लियर, अगर न्यूक्लियर नाम आवाज हुआ तुम्हारी क्या सजा? मैं बोल रहा हूँ कि कोई और भी हो सकता है। तुमने कहा न्यूक्लियर, पहला लफ्ज महमूद ने कहा न्यूक्लियर, दूसरा यही बोल रहा हूँ कि और दूसरा बोले नहीं, तुम न्यूक्लियर पर लगे हुए हैं ना। मैंने रोका भी था, मैं तुम्हें फिर सोच लो न्यूक्लियर, तुमने सोचा नहीं तो हाँ न्यूक्लियर नहीं था, और क्या था, इधर ही तुम झूठे साबित हो जाओ, और चलना था उधर झूठे पाकिस्तान झूठे दोगले, इधर ही झूठे, न्यूक्लियर नहीं था उधर। खाना बेच रहा अच्छा यार ये जो स्टेटमेंट आई थी वो ये था कि कोई आतिशफिशा मवाद, आप उस अब इधर मैं तुम्हारी मंडी ठोकने वाला हूँ, इधर याद है। आतिशफिशा के अंदर जो पहाड़ तोड़ने के लिए होता है वो भी आतिशफिशा होता है, ये भी ध्यान रख लो। मैं ये नहीं कह रहा कि वही होगा, मैं इसकी आगे अब कंडीशंस बता रहा हूँ। आतिशफिशा जो मटेरियल होता है उसमें बहुत कुछ आ जाता है, उसके अंदर पहाड़ तोड़ने के लिए भी आ जाता है, उसको सुरंगे बनाने के लिए जो होता है वो भी आ जाता है। कैटेगरी न्यूक्लियर नहीं था, वो यूरेनियम होता है, वो यूरेनियम होता है, पढ़ लो खुदा का वास्ता, ना दलील हुआ करो। यूरेनियम होता है, प्लूटोनियम होता है, पढ़ने आ गए हो, मेरा भी दिमाग चाट लेते हो, आकर पढ़ा करो जाकर सब। मेरे एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इजराइल और फलस्तीन के जो तुम्हें एलिमेंट की बेसिक नहीं पता, सेंटर है वो इंडिया जो है कर लो सर से, सुलह करवा दे, कर लो सर से। न्यूक्लियर दूसरे में क्या फर्क है? एक सादा एलिमेंट से धमाका खेत और मवाद, न्यूक्लियर और होता है, वो रेडिएशन खड़ करता है। मैं इसलिए कहता हूँ पाकिस्तान में पढ़ा करो, पहले सर्च किया करो, बाद में बात किया करो, और फिर मेरे हथों जब चढ़ते हो तो ऐसे ही जलील होते हैं। चलो जी खैर, ये ओपनिंग डे सर्च कर ले, मिलता नहीं वीडियो में नया टाइप साथ। गॉड ब्लेस यू।